नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है संविधान की अनुसूचियां और भारतीय संविधान के स्रोत, यानी भारत के संविधान में कौन कौन से हिस्से किस किस संविधान से लिए हैं, यानी किस देश के संविधान से वो पार्ट्स लिए गए हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैं आपको भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा और भारत के संविधान की विशेषताएं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और भारत के संविधान के भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद भी मैं पिछली वीडियोज में करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो इन वीडियोज को जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख लें। और ये उसी क्रम में आज चौथी वीडियो है। आज हम अनुसूचियां और संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियां। तो अगर हम इस वीडियो को शुरू करें तो चलिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी, इस क्लास की जो पीडीएफ होगी थ्योरी की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ रेगुलर मिलती है। हर क्लास के बाद आपको उसकी पीडीएफ भी मिलती है, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको वहाँ हैंड रिटन नोट्स नहीं और डिजिटल नोट्स दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, वो है भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। इन अनुसूचियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जो 4 अनुसूचियां हैं वो किन किन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और इन 4 अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान है, इन्हें भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पहली अनुसूची के बारे में हम जानते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है, यानी कि इन भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची, उसमें किस चीज का उल्लेख है? तो उसमें भारत के राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी कि इसमें भारत राज्य, भारत संघ और उसके राज्य तथा इनकी राजधानियां तथा उनके न्यायिक क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है। तो ये आपकी भारत का जो संविधान है उसकी पहली अनुसूची से संबंधित कौन कौन से फैक्ट है, आपके कौन कौन चीजें हैं भारत के संविधान की पहली अनुसूची में? भारत राज्य और भारत संघ हो गया, राज्य हो गए भारत के, राजधानियां होगी, न्यायिक क्षेत्र हो गए। जैसे भारत में वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं, यानी संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन सब का उल्लेख भारत के किस अनुसूची में मिलता है देखने को? तो वो फर्स्ट शेड्यूल में भारत के इन राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें भारत के राज्यों के नाम हैं और उनकी सीमाएं भी हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में अगर उल्लेख की बात करें तो वो कहां पर मिलता है? भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में, ठीक है। अब बात करें हम सेकंड शेड्यूल की, यानी दूसरी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? देखिए, ये इस अनुसूची में भारत के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन का उल्लेख है, ठीक है। वेतन भत्तों का उल्लेख किसमें है? आपके दूसरे अनुसूची में, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में, ठीक है। लेकिन इसमें किस ऐसे, देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि ऐसा कौन सा पदाधिकारी है भारतीय संविधान का जिसके वेतन का उल्लेख सेकंड शेड्यूल में नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसका जो सही आंसर होगा ना आपका, वो होगा भारत का वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसे उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है। तो आप फिर पूछेंगे कि उपराष्ट्रपति को किस पद का वेतन मिलता है? तो आप सभी जानते होंगे जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब होता है कि जब वो भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसी वक्त उपराष्ट्रपति बनते ही वो राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा, ठीक है। तो भारत के संविधान में जो उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, वो मिलता है राज्यसभा के सभापति का, ठीक है। तो इस पद का आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को क्या मिलता है? वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के पद का नहीं मिलता, किसका मिलता है? राज्यसभा के सभापति का। तो आपको याद रखना है कि किस पदाधिकारी का वेतन का उल्लेख भारत की संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं मिलता है, तो वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब अगर हम तीसरी अनुसूची की तरफ बात चलें तो तीसरी अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल जो होगी, इसमें विभिन्न पदाधिकारी, जो भारत के पदाधिकारी होंगे बहुत सारे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से पदाधिकारी हैं? उनके पद से संबंधित शपथ, जो शपथ होगी, वो शपथ का उल्लेख कहां पर है आपका? भारत के संविधान की थर्ड शेड्यूल में, तीसरी अनुसूची में भारत के संविधान के पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐसे कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का उल्लेख इस थर्ड शेड्यूल में नहीं मिलता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से हैं? आपके भारत के 3 पद हैं, एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो इनके पदों के
शपथ का उल्लेख क्यों नहीं मिलता है यहाँ पर? क्योंकि इनकी शपथ का जो उल्लेख मिलता है ना, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद में मिलता है। अब हम बात करें तो इनके कहाँ पर अनुच्छेद में कहाँ पर उल्लेख मिलता है, तो राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के पार्ट 5 में उल्लेखित है, तो वहाँ पर इसका अनुच्छेद वहाँ पर होगा। और वाइस प्रेसिडेंट भी आपका कहाँ पर है, ये भी भारत के संविधान के पार्ट 5 में इसका उल्लेख मिलता है, तो वहाँ पर इसकी शपथ का प्रावधान है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो होगा वो आपका 69 होगा। इसके बाद में जो आपका राज्यपाल है, जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल होंगे, उनकी शपथ का उल्लेख किस पार्ट में है आपका, वो है आपका पार्ट 6, जो राज्यों की कार्यपालिका होगी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जब कार्यपालिका की बात आएगी, राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका, तो उसमें हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके ये 3 जो पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का उल्लेख भारत के संविधान की 3य अनुसूची यानी 3rd शेड्यूल में देखने को नहीं मिलता है। अब एक बात ये उठती है कि जो भारत के संविधान के पदाधिकारी हैं वो शपथ किस चीज़ की लेते हैं। अब अगर हम उसकी बात करें तो शपथ की बात करें तो भारत के संविधान के संरक्षण की शपथ जो लेते हैं वो 4 लोग हैं जो भारत के संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं। वो कौन कौन है आपके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश। ये जो शपथ लेंगे भारत के संविधान के प्रति, वो भारत के संविधान के संरक्षण की शपथ लेंगे। ठीक है, और बाकी जो इसके अलावा पदाधिकारी हैं वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो आपको याद रखना है कि संविधान के संरक्षण की शपथ कौन कौन लेते हैं, आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एंड न्यायाधीश, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड जजेस। ये जो होंगे आपके, ये भारत के संविधान के संरक्षण की शपथ लेंगे या फिर भारत के संविधान की रक्षा करने की शपथ लेंगे। और बाकी अन्य जो पदाधिकारी होंगे, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, इनके ये जो शपथ लेंगे किसकी लेंगे, अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। ठीक है, तो आपको ये सबसे रिलेटेड चीजें याद रखनी है। अब अगर हम बात करें तो आगे बात आती है 4th शेड्यूल यानी कि 4थी अनुसूची की। 4थी अनुसूची जो होगी आपकी, वो किस चीज से संबंधित है, वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से रिलेटेड है। देखिए, जो आप सभी जानते हैं, लोकसभा है एक संसद में, और राज्यसभा होती है, और आपकी प्रेसिडेंट, इन 3 चीजों से मिलकर क्या बनता है, आपका संसद बनती है। तो लोकसभा में जो जहाँ पे सदस्य हैं लोकसभा के, वो कैसे आते हैं, वो इलेक्टेड होकर आते हैं, जो इनका चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा में जो पदों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, वो भी चुनाव द्वारा होती है, लेकिन वहाँ पर विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन एक राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी उसका जो निर्धारण होगा वो भारत के संविधान की 4th शेड्यूल के अनुसार होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31। तो इन 31 सीटों का जो प्रावधान है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, भारतीय संविधान की 4th अनुसूची यानी कि 4th शेड्यूल में आपको इनका उल्लेख देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये होगी आपकी 4th शेड्यूल। इसके बाद हम अगर बात करें तो अब बात आती है 5th शेड्यूल की यानी 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची क्या कहती है, इसके अनुसार अनुसूचित जाति SC एंड ST के बारे में प्रावधान है। इनके क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान है कि जो SC और ST के जो क्षेत्र होंगे उनके बारे में कैसा प्रशासन राज्य करेगा, उसके बारे में प्रावधान किसमें है, आपकी 5th शेड्यूल में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेट है, कोई ये एक स्टेट है और यहाँ पर कुछ SC और ST के एरिया हैं, तो इस राज्य के जो मुख्यमंत्री वगैरह हैं, राज्यपाल हैं, इनका उद्देश्य बनता है कि SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान कुछ किया जाए, यानी कि इनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें। यदि यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इनको एक तरह से नकार देते हैं, इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति का ये उद्देश्य है, यानी कि ये मुख्य कर्तव्य है कि वो एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करे जो इनके वेलफेयर से रिलेटेड कानून बना सके, यानी SC ST से रिलेटेड कानून बना सके। ठीक है, अगर वो कानून बन गया तो उसे हटाने का या खत्म करने का अधिकार इन गवर्नर और मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है। ठीक है, और किसी भी क्षेत्र को SC और ST क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी किसके पास है, आपका भारत के प्रेसिडेंट के पास। भारत का जो प्रेसिडेंट है वो घोषित कर सकता है कि ये करस्पॉन्डिंग क्षेत्र SC ST क्षेत्र है। ठीक है, तो इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये आपकी होगी 5th शेड्यूल में। अब बात आती है 6th शेड्यूल, जो 6ठी अनुसूची है, उसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर कुछ राज्य हैं जिनके प्रशासन से संबंधित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। वो हैं आपके कौन कौन से, देखिए, एक तो आपका है असम, यहाँ पर असम है ये, एक आपका होगा त्रिपुरा, एक आपका होगा मेघालय, एक होगा आपका मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं
इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अभी हमने जो बात की थी वो पूरे भारत में किसी भी राज्य के लिए थी, लेकिन यहाँ पर 6ठी अनुसूची में इन पर्टिकुलर 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में उपबंध मिलता है। कहाँ पर? आपके 6th शेड्यूल में। और इसे आप याद रख सकते हैं ATMM। कैसे? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ATMMC से आप याद रख सकते हैं, ये एक ट्रिक है छोटी सी, आप इससे याद रख सकते हैं कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है, प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। तो आपके होंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। वो मैप के द्वारा आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये रीजन्स पड़ते हैं। तो ये हो गया आपकी 6th शेड्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी 7वीं अनुसूची के बारे में। जो 7th शेड्यूल है वो किस चीज से रिलेटेड है? 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य यानी स्टेट एंड यूनियन के बीच में शक्तियों का बंटवारा करती है। देखिए किस तरह से 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है और किस तरह से। इसमें 3 लिस्ट हैं, एक तो संघ सूची होगी, आपकी राज्य सूची होगी, एक समवर्ती सूची होगी। संघ सूची जो होगी उस पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो करस्पॉन्डिंग स्टेट की गवर्नमेंट को होगा। और जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो सेंटर एंड स्टेट का होगा। यानी कि आपकी जो समवर्ती सूची है इस पर केंद्र सरकार और आपकी स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, यदि कानूनों पर विवाद बनता है, तो विवाद की स्थिति में जो कानून है वो किसका माना जाएगा? वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज में भी सर्वाधिक शक्ति किसे प्राप्त है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी समवर्ती सूची की बात करें तो इस पर भी कानून बनाने का जो अधिकार, सर्वाधिक शक्ति किसे प्राप्त है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में इन सूचियों में कितने कितने विषयों का उल्लेख है। ठीक है, मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे और समवर्ती सूची में कितने विषय थे, और वर्तमान में कितने हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए अगर हम बात करें एक मिनट, देखिए अब हम यहाँ देखें सूची कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये आपकी यूनियन लिस्ट थी। पहले जो थे जो मूल संविधान में इनमें विषय थे 97, 61 एंड 47। ठीक है, ये 66 है यार, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। जो यूनियन लिस्ट थी इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे। स्टेट लिस्ट में आपके 66 विषय थे और आपकी कंकरेंट लिस्ट में आप कितने थे? वो थे आपके 47। अब होता क्या है कि 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इस संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को इस समवर्ती सूची के में ऐड कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो वर्तमान में आप विषय रह गए स्टेट में वो 61 और कंकरेंट लिस्ट में कितने हो गए आपके, इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो ये हो जाएंगे 52। तो वर्तमान में स्टेट लिस्ट में तो आपके कितने हैं 61 और कंकरेंट यानी समवर्ती सूची में जो विषय हैं आपके वो हैं 52। और वर्तमान में फिलहाल अभी भी जो विषय हैं वो 97 ही हैं, लेकिन कुछ विषय, 2 विषय ऐसे हैं जो अवशिष्ट विषय आते हैं। अवशिष्ट विषयों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अवशिष्ट विषय वो होते हैं जिन विषयों का उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी कि राज्य सूची में, संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है और समवर्ती सूची में भी नहीं है। ऐसे विषय जिनका उल्लेख इन तीनों सूची में नहीं है वो विषय कहाँ पर आते हैं? आपके अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं उन्हें, या फिर अवशिष्ट विषय बोलते हैं। उन अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति प्राप्त होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। तो कहीं कहीं कुछ बुक्स जो हैं उन अवशिष्ट विषयों को भी यहाँ पर शामिल कर देती हैं, लेकिन वर्तमान में से विषय की बात करें तो 97 ही हैं। इसमें आप 2 विषय और जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 2 विषय। अब इसमें कौन कौन से 2 विषय हैं जो अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं, अवशिष्ट विषय में आते हैं? एक तो आपको होगा साइबर क्राइम, एंड द सेकेंड वन इज सरोगेसी। ठीक है, ये 2 विषय हैं जो आपके अवशिष्ट विषयों में आते हैं। कौन कौन से? साइबर क्राइम एंड सरोगेसी। ये आपकी 7th शेड्यूल से रिलेटेड बातें हो गई, आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 8th शेड्यूल की 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख, कितनी भाषाएं भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। ठीक है, इन भाषाओं के बारे में उल्लेख मिलता है आपको 8th शेड्यूल में। और मूल संविधान में जो भारत का संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? वो थी 14।
जब भारत का संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, वो है आपकी 14 भाषाएं। लेकिन समय समय पर भारत के संविधान में संशोधन होते गए और कुछ भाषाओं को इसमें शामिल कर दिया गया और वर्तमान में जो है अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो संशोधन कौन कौन से किए गए, अब इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब बात करें, देखिए सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और वो कब हुआ था, 1967 में। इसके द्वारा एक भाषा थी सिंधी, इस सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया और कुल भाषाओं की संख्या होगी आपकी 15। इसके बाद में फिर 71 जो संविधान संशोधन हुआ था, यानी 71वां संविधान संशोधन। इस 71वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को, इन 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो अब भाषाओं की संख्या बढ़ जाती है। फिर इसके बाद 92 यानी 92वें संविधान संशोधन द्वारा, और 2003 में ये संशोधन हुआ था। इसके द्वारा 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये 4 लैंग्वेज थी जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में डाली गई। इसके बाद भारत के संविधान की अनुसूची 8 में भाषाओं की संख्या कितनी होगी, वो है 22 भाषाएं। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो आप यहाँ भाषाएं जोड़ने के हिसाब से देखेंगे तो 3 बार हुआ है, लेकिन अगर बात करें तो इसमें 4 बार हुआ है। कैसे, 96 जो संशोधन था, 96वां संविधान संशोधन 2011 का जो था, उसके द्वारा जो उड़िया भाषा थी, इस भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल है, इसमें संशोधन कितनी बार किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। ठीक है, आप यहाँ से इस तरह से आंसर लगा सकते हैं। ये होगी आपकी 8वीं अनुसूची। अगर हम बात करें तो अब बात आती है 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल जो है वो भूमि सुधार कानून से संबंधित है। भूमि सुधार कानून। अब देखिए इस अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो भारत की जो जमीन थी, जो लैंड एरियाज थे, ठीक है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में थे, यानी जमींदारों के हाथ में। अगर हम सीधी सी बात समझें तो जमींदारों के पास जमीन थी सर्वाधिक, और उनके यहाँ पर कृषि जो करते थे वो किसान करते थे। किसान कृषि करते थे, उनकी जमीन नहीं थी। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो इन जमींदारों ने इन किसानों को इस ज़मीन पर खेती करने से मना कर दिया। यानी कि अब अचानक होता क्या है कि जो भारत में बहुत सारे किसान थे वो एक साथ क्या हो गए, उनके पास ना रहने के लिए ज़मीन थी ना कुछ करने के लिए। तो सरकार को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि ऐसा किया जाए कि जिससे जो जमींदार हैं इनकी ज़मीन इनसे लेकर इन किसानों को दी जाए। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो एक 7वां, आपने पढ़े होंगे ना भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वर्तमान में तो 6 हैं, उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। उसमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार के अनुसार यदि सरकार इनसे संपत्ति छीनती, जमींदारों से संपत्ति छीनती, तो इस अधिकार को लेकर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। जैसा कि पता है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इनको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट सरकार को इन अधिकारों का हनन करने से रोक सकती है। तो संपत्ति का अधिकार उस समय मौलिक अधिकार था। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया, 9वीं अनुसूची बनाई पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इस 9वीं अनुसूची के आधार पर इन्होंने क्या कहा कि जो भी रिफॉर्म किए जाएंगे, यानी जो भी लॉ बनाए जाएंगे ये 9th शेड्यूल में डाल दिए गए। और 9th शेड्यूल में डालने के बाद ये कहा गया कि जो ये 9th शेड्यूल है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, यानी न्यायिक पुनरावलोकन इसका नहीं किया जा सकता। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरह से इसलिए ये 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद होता क्या है, 1973 में एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस के अनुसार जो संविधान संशोधन कर सकती है भारत की सरकार जो थी वो संविधान संशोधन करेगी, लेकिन उस सीमा तक करेगी जिससे संविधान के मूल ढांचे को खतरा ना हो, यानी कि जो उसका मूल ढांचा है वो उससे खत्म ना हो जाए। तो इसके बाद एक कानून आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून बनाए गए और इस शेड्यूल 9 में इंक्लूड किए गए उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है,
कब आया ये? ठीक है, ये किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद इस अनुसूची में जितने भी नियम कानून शामिल किए गए सरकारों द्वारा, उनका न्यायिक पुनरावलोकन अब किया जा सकता है। तो अब हम अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में 9वीं अनुसूची का न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, तो आपको आंसर लगाना है हाँ, अब इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 9वीं शेड्यूल हो गई। अब बात आती है 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो है दल बदल से संबंधित। जैसे दो पार्टी है, ठीक है, अब इन पार्टी को चुनाव में कुछ कुछ सीटें मिली, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है। तो बी पार्टी ने क्या काम किया कि कुछ पदों, गवर्नमेंट बनाने के लिए कुछ पदों का लालच ए पार्टी के कुछ सदस्यों को, यानी कुछ जैसे मान लीजिए सांसद हो गए, विधायक हो गए, इनको लालच दे दिया और इससे कुछ इसके विधायक या सांसद टूटकर इस पार्टी में शामिल हो गए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया और भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और वो कब जोड़ी गई? तो इसका 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उसमें क्या कहा गया कि किसी भी दल के जीते हुए, यानी कि जो लोग जीते हैं, यानी सांसद हो चाहे वो, चाहे विधायक हो, इसके 1/3 यदि 1/3 यानी मान लीजिए 30 लोग जीते, इसमें से 10 लोग से कम जो सदस्य हैं अगर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इन 10 लोगों की सदस्यता क्या होगी? रद्द कर दी जाएगी। यानी कि वो अब ना तो जैसे मान लीजिए विधानमंडल है तो विधानमंडल के सदस्य नहीं रहेंगे, अगर संसद है तो संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बाद 91st अमेंडमेंट यानी कि 91वां संविधान संशोधन, इस 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया कि अब जो टोटल मेंबर थे, जो जीते हुए थे, अगर यदि उनके 2/3 यानी 2/3 सदस्यों से कम सदस्य दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता अब रद्द कर दी जाएगी। यानी अब ये संख्या बढ़ा दी गई। मान लीजिए जो 30 मेंबर थे, इसका 2/3 कितना होगा? 20। अगर इससे कम सदस्य दूसरे दल में जाते हैं तो इनकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। और इसे खत्म करने का अधिकार जो होगा, इस सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार जो होगा, वो या संसद, देखिए केंद्र में संसद होती है और राज्य में होते हैं विधानमंडल, ठीक है, इसके अध्यक्ष को होगा, विधानमंडल का अध्यक्ष, और यहाँ पर जैसे सभापति हो गए और या फिर आपके राज्यसभा के सभापति हो गए, लोकसभा का स्पीकर हो गया, तो इनकी सदस्यता रद्द करने का अधिकार जो होगा आपका इनके पास होगा। ये इनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से कुछ फैक्ट बनते हैं, आपको याद रखने हैं। अगर आप बात करें तो अब बात आती है 11वीं अनुसूची की। जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे पंचायती राज के 3 स्तर हैं। एक तो होता है आपका ग्राम पंचायत, एक आपका क्षेत्र पंचायत और एक जिला पंचायत, ठीक है। 3 स्तर है। यहाँ पर ये स्थानीय सुशासन से संबंधित है। तो जब पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, उसके बाद में ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और संविधान की 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? आपकी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। और ये लागू कब से हुई? आपकी 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है। ये लागू कब से हुई? इतनी तारीख से। तो आपकी बात करें 11वीं अनुसूची की, तो वो पंचायती राज की शक्तियों से संबंधित है। अब पंचायती राज में कितने विषयों की बात की गई है, कितने विषयों का वर्णन किया गया है? तो वो है आपके 29, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं 29। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट बनता है। विषय कितने हैं, ये आपको इससे पूछ सकता है। अब बात आती है नेक्स्ट, जो आपकी अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची। ये किससे संबंधित है? ये नगर पंचायतों से संबंधित है। अभी हम जो बात कर रहे थे वो पंचायतों से संबंधित है, ये नगर पंचायत। जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, इन्हें हम क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटी से, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित कौन सी आपकी अनुसूची है? वो है 12वीं अनुसूची। इसका जब संविधान में संशोधन किया गया था वो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा,
और ये कब से लागू किया गया? तो आपका 1 जून 1993 ये लागू कब किया गया? इस डेट को लागू किया गया। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसमें अगर हम बात करें कितने विषयों पर कानून बना सकते हैं, कितना अधिकार है, कानून नहीं कितने विषयों पर इनका अधिकार है, तो वो है आपके 18। ठीक है, तो आपको ये विषय भी याद रखने हैं, कब जोड़ी गई वो चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 12वीं अनुसूची। तो अब तक की जो हमारी बात थी वो थी अनुसूचियों से संबंधित, और उम्मीद है जो आपने ये अनुसूचियाँ देखी होंगी इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के स्रोत, यानी कि जो भारत का संविधान जब बनाया गया तो किस किस देश के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके अंतर्गत? अब हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के स्रोत के अंतर्गत। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब भारत के संविधान में जो हमने कुछ प्रोविजंस कुछ देशों से लिए, क्या ऐसा नहीं था कि जो भारत के जो संविधान सभा थी वो अपने आप भारत का संविधान नहीं बना सकती थी? वो बिल्कुल बना सकती थी, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत कम था। इसी वजह से हमारी जो संविधान सभा थी उन्होंने कुछ कुछ देशों से कुछ प्रावधान लिए और भारत के संविधान में शामिल करके एक भारत का संविधान बना दिया। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आपका जो होगा ना, वो सर्वाधिक प्रावधान ये है आपके भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के द्वारा। जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, जिसके बारे में आपको भी भारत के संवैधानिक विकास में पढ़ा चुका हूं, उसमें कौन कौन से प्रावधान थे वो मैं बता चुका हूं, लेकिन अधिकतर प्रावधान वहां से लिए गए थे। और कितने प्रावधान लिए गए थे? लगभग 75% जो भारत शासन अधिनियम था उसी को भारत के संविधान में ले लिया गया। तो ये आपको इससे पूछ सकता है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। अब अगर हम बात करें तो देखिए भारत शासन अधिनियम से कौन कौन से चीज़ें ली गई, बहुत सी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट है वो हम बात करते हैं। देखिए कौन कौन से, राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, कार्यालय, जो राज्यपाल का कार्यालय है ये लिया, गवर्नर्स ऑफिस, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, आपातकालीन उपवन, और फिर राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्धित सूची मैंने बात की थी, शक्तियों का बंटवारा, उनके बारे वो भी कहाँ से लिए गए? आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट जो बनते हैं वो यही है। अब अगर हम आगे बात करें तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, सर्वाधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब बात करते हैं हम ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई। देखिए सबसे पहले कौन सी थी? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है कि जो कानून बनाने का अधिकार होगा देश में वो किसे होगा? भारत की संसद को। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली होगी। यहाँ पर विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन मतलब कानून का शासन होगा, जो भी कानून संसद बनाएगी उसी के तहत शासन चलेगा। विधायी प्रक्रिया यानी कानून बनाने की प्रक्रिया, जो भारत की संसद है इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया जो होगी वो कहाँ से ली गई? आपको ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। एकल नागरिकता, यानी कि जो भारत में नागरिकता है ना वो एकल नागरिकता है, यानी कि वो भारत की ही नागरिकता है। जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें दोहरी नागरिकता है, जिसमें यूएसए की भी नागरिकता होगी और संबंधित राज्य की भी नागरिकता होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केवल एक ही नागरिकता है जो है भारत की नागरिकता, नहीं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली जो यहाँ पर है वो कहाँ से ली गई थी? आपकी ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार, जैसे संसद के सांसद होते हैं ना उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे संसद का सत्र चल रहा हो तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो जो विशेषाधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए थे? वो भी आपके ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। द्विसदनवाद यानी कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा की जो हम बात कर रहे हैं, दो सदन जो है, ये कहाँ से लिए गया? इसकी जो अवधारणा है ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ठीक है, कुछ और प्रोविजंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है कि जो कानून है, जो भी कानून है, कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, तो वो होगी आपकी विधि के समक्ष समानता। कानून की नज़र में सब बराबर, तो इसका मतलब क्या है? विधि के समक्ष समानता। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ ये वाली। केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये हम किसके तहत लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान के। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यानी कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो किस संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन में वहाँ की महारानी होती है, तो दोनों का पद एक जैसा होता है। ठीक है, कलेक्टर का पद
कैग का पद, ठीक है, और नौकरशाही जो प्रशासनिक तंत्र है ये भी कहाँ से लिए गए, सब ब्रिटेन के संविधान से ली गई सारी चीज़ें जो आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया आपके ब्रिटेन के संविधान से। अब बात करें तो नेक्स्ट जो आता है वो है आपका यूएसए, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो पहली चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स, जो भारत में संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कहाँ से ली गई है, आपकी यूएसए के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, कार्यपालिका का उस पर कोई दबाव नहीं होगा, ठीक है। ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो कोर्ट हैं ये जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, कोई भी कानून बना उसका कानून का रिव्यू कर सकते हैं। ये शक्ति कहाँ से मिली है इन्हें, ये भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, भारत के संविधान में ली गई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, तो उसका आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, ना कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। वो प्रक्रिया महाभियोग जैसी होगी, ठीक है, लेकिन अगर महाभियोग कहे तो गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसे पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। विधि के समान संरक्षण, ठीक है, कानून के समान संरक्षण और वित्तीय आपातकाल। देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, बात करें तो जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान। लेकिन अगर आपसे पूछे फाइनेंशियल इमरजेंसी, सिंगल क्वेश्चन पूछे आपसे वित्तीय आपातकाल, तो आप लगाएंगे आपका वहाँ पर यूएसए से। लेकिन अगर आपातकाल पूछे खाली तो वो आपका कहाँ से होगा, जर्मनी से, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पर इन्हें सही कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अब बात आती है आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जो हम अभी 4th पार्ट में पढ़ने वाले हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में पढ़ेंगे, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि जो सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाएगी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि इन्हें जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता। सरकार की इच्छा है, इन्हें अपनी नीतियों में चाहे तो शामिल कर सकती है और ना भी चाहे तो शामिल नहीं कर सकती, ठीक है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होगा, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। थर्ड वन इज राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी कि जो भारत का प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, यानी नॉमिनेटेड कर सकता है, इन्हें नॉमिनेट कर सकता है। तो इन 12 सदस्यों के नामांकन यानी नॉमिनेशन जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब राज्यसभा के पदों के लिए निर्वाचन वो अलग हो गया। देखिए हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, एक तो निर्वाचन होगा, एक नॉमिनेशन होगा। एक इलेक्शन होता है, एक नॉमिनेशन होता है। 12 सदस्यों का नॉमिनेशन किया जाता है, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है अन्य सदस्यों का, उसकी जो प्रक्रिया है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो कहाँ के संविधान से ली गई, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात आती है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान से क्या क्या चीजें लगी, एक तो संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, फेडरल सिस्टम बोले जिसे हम इंग्लिश में। तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, कि केंद्र की अलग गवर्नमेंट, स्टेट की अलग गवर्नमेंट, ठीक है, इनके मध्य शक्तियों का बंटवारा होगा। जो हम पढ़ के आए हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, वो संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सशक्त केंद्र। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो दोनों हो, स्टेट और यूनियन को। लेकिन अगर विवाद की स्थिति होती है तो कानून किसका प्रभावी माना जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो सशक्त इस वजह से। अब बात आती है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, किससे, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब जिन पावर्स का उल्लेख, जिन पावर का डिस्क्रिप्शन आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में देखने को नहीं मिलता, उन्हें ही हम अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। और उन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार की है। तो ऐसा प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, तो वो है आपका कनाडा का संविधान, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी। केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति करता है किसकी, राज्यपालों की नियुक्ति। ये कहां से लिया गया प्रावधान, ये लिया गया कनाडा से, ठीक है। अगर चाहते तो यूएसए से भी ले सकते थे। यूएसए में जो राज्यपाल है यानी गवर्नर है, उसकी नियुक्ति जो होती है उसे निर्वाचन द्वारा होती है, यानी इलेक्शन द्वारा, वहां की जनता इसे चुनती है। लेकिन
इस पद को जो लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसका नॉमिनेशन होगा, किसके द्वारा होगा नॉमिनेशन? केंद्र की यानी सेंटर की सलाह पर राष्ट्रपति इसका नॉमिनेशन यानी नियुक्ति करेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट करेगा। अब आती है फोर्थ, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर यदि उसे लगता है कि कोई ऐसा विषय है जिस पर सलाह की आवश्यकता है, तो उस विषय पर सलाह जो मांगेगा वो भारत के सुप्रीम कोर्ट से मांगेगा। तो वो कहाँ से लिया गया प्रावधान? वो है आपका कनाडा के संविधान से। तो ये 4 चीजें होगी कनाडा के संविधान से जो इंपॉर्टेंट बनती हैं। उम्मीद आपको ये भी अच्छी समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर हम अब आगे बात करें तो बात आती है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? सबसे पहले समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपको बता चुका हूं जिस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं। प्रभावी किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि विवाद की स्थिति होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखिए संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा एंड सेकंड वन इज राज्यसभा। अब इनकी क्या होता है कि कोई साधारण विधेयक यहाँ पर लाया गया, ये जो संयुक्त बैठक है वो साधारण विधेयक के मामले में ही होती है। साधारण विधेयक लाया गया और इसमें लोकसभा के द्वारा पारित करके राज्यसभा में भेज दिया गया, और ऐसा हुआ कि राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया, यानी विवाद की स्थिति हो गई, किसी सदन द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। तो उस स्थिति में केवल साधारण विधेयक के मामले में कि पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, यानी दोनों सदन जो होंगे उनके सदस्यों को एक जगह बिठाकर वोट डलाई जाएगी। तो संयुक्त बैठक जो होगी वो पार्लियामेंट की, उसका प्रावधान कहाँ से लिया? वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस मामले में? केवल संविधान के आपके इसके साधारण विधेयक के मामले में, ठीक है। साधारण विधेयक के मामले में आपको ये शक्ति प्रदान है, और ये किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध हम पढ़ेंगे आगे, तो केंद्र राज्य संबंध का कहाँ से लिया गया प्रावधान? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो अब आता है जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान में एक तो आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस जो मैं आपको बताया था, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होगी वो कहाँ से ली गई है? आपकी यूएसए से। लेकिन अगर हम आपातकाल की बात करें तो वो है आपका कहाँ से? जर्मनी से। और आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार हैं, कुछ मूल अधिकारों को छोड़कर, 1-2 मूल अधिकारों को छोड़कर जो मूल अधिकार हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं। वो भी कहाँ से लिया गया प्रावधान? वो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका जर्मनी का संविधान। अब बात आती है यूएसएसआर का संविधान। यूएसएसआर के संविधानों के द्वारा यहाँ से मौलिक कर्तव्य, जो वर्तमान में रशिया है, ठीक है, यहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। और कहाँ से लिए गए थे? ये यूएसएसआर, यानी कि कहाँ से? रशिया, जो वर्तमान में है, ठीक है। और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ठीक है, न्याय जो जिस 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये जो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो की गई है वो कहाँ से ली गई है? आपकी यूएसएसआर के संविधान से। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया है? आपका फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये याद रख सकते हैं आप। अब बात आती है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 2 चीजें ली गई हैं। ज़्यादातर हमने एक चीज़ पढ़ी है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, लेकिन एक चीज़ और है जो मैंने आपको अभी बताया था, कनाडा के संविधान से जो ली गई थी, नामांकन। अब नामांकन के बाद हम बात करेंगे निर्वाचन। संविधान में संशोधन हम किसके द्वारा करते हैं? आर्टिकल 368 के द्वारा। और वो कहाँ से लिया गया प्रावधान? वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट, और बाकी के सदस्य जो होते हैं आपके वो उनका इलेक्शन होता है। तो उन इलेक्शन का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? वो है आपका कहाँ से? आपका साउथ अफ्रीका से, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये 2 प्रक्रिया हो गई कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जापान का संविधान, इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। अब ये आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन से हो गई। अब हम 2 चीज की बात करें तो है विधि के समक्ष समानता। 2 चीजें यहां से हम पढ़ने वाले हैं अभी। विधि के समक्ष समानता, एक है विधियों का समान संरक्षण। अब 2 चीजें हैं, ये कहां से ली गए हैं? विधि के समक्ष समानता ली गई है आपके ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से,
और विधियों के समान संरक्षण जो लिया गया है वो लिया गया है आपका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इन दोनों का अंतर क्या है इसके बारे में हम समझने वाले हैं। पहले वाले का विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब होता है कि कानून के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। कानून प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो चाहे कितना ही छोटा आदमी हो, सब कानून की नज़र में समान होंगे। ठीक है, कानून की नज़र में समान, विधि के समक्ष समानता। अब बात आती है विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण से मतलब ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं कि हमारे पास दो तरह के लोग हैं, ए एंड बी। ठीक है, यहां पर मान लीजिए फीमेल्स आती हैं और यहां पर मेल है। दोनों एक ही प्रकार की जॉब में हैं, लेकिन मैटरनिटी लीव जो मिलेगी वो मातृत्व अवकाश आपका फीमेल्स को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मेल्स को ये सुविधा नहीं मिल सकती। ये आता है विधियों के समान संरक्षण, यानी एक जैसे लोगों के लिए एक जैसी विधि होगी। इन जैसे महिलाएं हैं, सारी महिलाओं को ये फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन इनमें जो महिलाएं होंगी इन्हें महिलाओं के आधार पर इन पर विभेद नहीं किया जाएगा, इन्हें एक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यानी मैटरनिटी लीव इन्हें बी को मिल सकती है लेकिन ए को नहीं मिल सकती। इसका मतलब क्या है, इनकी स्थिति के आधार पर इनमें विभेद किया जा रहा है। यहाँ कानून के लिए अलग है, यहाँ इनके लिए अलग है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ तो देखिए विभेद हो रहा है। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या हुआ कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कानून एक जैसा नहीं है। बी के लिए अलग कानून है, ए के लिए अलग कानून है। तो इसका मतलब क्या है, विधियों के समान संरक्षण का मतलब यही है कि एक जैसे लोगों के लिए एक कानून होगा। ठीक है, दूसरे जैसे लोगों के लिए दूसरी तरह का कानून होगा। ठीक है, इन्हें इनकी सुविधाएं इन्हें नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो यही होगा आपका विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यही आज की हमारी वीडियो थी, संविधान की अनुसूचियां और संविधान के स्रोत। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करें, और जिसको भी इस क्लास की PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके मिलते हैं, जो कि होगी भारत संघ से संबंधित, यानी भारतीय संविधान का पहला पार्ट 1, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर सिटीजनशिप पढ़ेंगे, फिर फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, फिर DPS भी पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, क्रम से इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि होगी भारत संघ से रिलेटेड, इंडियन यूनियन से। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।